हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी और आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन। तो पहले हम ये देखते हैं कि संसाधन होता क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वह संसाधन है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है, मतलब जो हमारे लिविंग बीइंग्स होते हैं, जैसे कि मानव, पशु, वृक्ष, प्राणी, वनस्पति आदि। अजैव संसाधन वह संसाधन होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, जैसे कि धातुएं, चट्टानें आदि। उम्मीद है संसाधन क्या है ये आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक वस्तु जो हमारे पर्यावरण में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध है वह संसाधन है। विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेखक है तो एक लेखक के लिए उसका संसाधन क्या होगा, एक कलम, क्योंकि वो कलम के बिना तो नहीं लिख सकता, तो कलम उसका संसाधन है। अगर कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसे पानी चाहिए और वो पानी क्या है, पानी संसाधन है। तो हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हो वह संसाधन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं। अक्षयशील संसाधन वह संसाधन है जो हमें प्रकृति से मिले हैं, जो प्रकृति की देन है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। हम उत्तर देखते हैं, सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु ये हमें प्रकृति से मिले हैं और इनका कभी अंत नहीं हो सकता, इनका कभी समापन नहीं हो सकता, इसलिए यह अक्षयशील संसाधन कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार प्रयोग कर लेने से इन्हें बाद में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवाश्मी ईंधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जिसे पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय ईंधन भी कहा जाता है। आप सबने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा और आप सबको ये भी पता होगा कि जो हमारा पेट्रोल होता है उसे तैयार होने में हज़ारों वर्ष का समय लगता है और वह सिर्फ सीमित मात्रा में ही होता है और हम एक बार उसे प्रयोग में लाने के बाद पुनः उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो वह संसाधन जो हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते और वो सीमित मात्रा में ही हैं और उसे तैयार होने में भी बहुत समय लगेगा, तो वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। और क्योंकि जो जीवाश्मी ईंधन होता है वो भी इसी में से एक है, वो भी बहुत वर्षों, हज़ारों वर्षों में तैयार होता है, वो भी सीमित भंडार में होता है और एक बार के बाद दोबारा प्रयोग में हम उसे नहीं ला सकते, इसीलिए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो उत्तर देखते हैं, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो हम अब उत्तर समझते हैं। सतत पोषणीय विकास का मतलब है
कि किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ को इस प्रकार से उपयोगिता में लाना, इस प्रकार से उस पर काम करना या अपनी आवश्यकताओं के उपयुक्त उसको ढालना कि आज की पीढ़ी के साथ साथ जो आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो भी उसका लाभ उठा सके। जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था जीवाश्म ईंधन के बारे में, हमने पढ़ा था फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, पेट्रोल के बारे में। जैसे कि आप देखिए कि पेट्रोल को तैयार होने में हज़ारों वर्ष का समय लगता है और वो सीमित मात्रा में ही होता है और एक बार प्रयोग में लाने के बाद हम पुनः उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। तो इसीलिए अगर हम पेट्रोल नहीं बचाएंगे और खर्च करते रहेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है वो उसका लाभ नहीं उठा पाएगी। हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर एक घर में एक गाड़ी की ज़रूरत है और उस घर में 2 से 3 गाड़ी हैं तो वहाँ पे जो पेट्रोल है उसका हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं और उससे हमारी एनवायरनमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है। कैसे? ज़रूरत है एक गाड़ी की, ठीक है, लेकिन जाएंगी 3 गाड़ियाँ तो उससे हम पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारा वातावरण भी, हमारा पर्यावरण भी, हमारा एनवायरनमेंट भी उससे दूषित होगा। तो हमें जितना हो सके चीज़ों को सीमित मात्रा में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हें इस तरीके से प्रयोग में लाना चाहिए कि उसका मिसयूज़ ना हो और आज हम उसका लाभ उठा सकें तो आने वाली पीढ़ी भी उससे लाभान्वित हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं, पहला मृदा का संरक्षण। मृदा होती है मिट्टी। हम मिट्टी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो मृदा है वो बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है और हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। अगर जब हम अपनी फसल काटते हैं तो हम डंठल ना काटें। अगर हम डंठल को छोड़कर फसल काटेंगे तो उससे मृदा का संरक्षण होगा, क्योंकि डंठल काटने से जिससे वायु वेग का प्रभाव बढ़ जाता है उससे हमारी मृदा को भी खतरा होता है। इसलिए हमें डंठल छोड़कर काटना चाहिए जिससे वायु वेग का प्रभाव ना पड़े। और क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है इसलिए हमें पशुचारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वृक्षों का संरक्षण। तो जैसा कि आप सब जानते हैं वृक्ष और जल ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं और ये दोनों ही खतरे में हैं, क्योंकि हम जल को भी इतना दूषित कर रहे हैं कि वो भी ख़त्म होता जा रहा है और गंदा हो चुका है और हम वृक्षों को भी काट रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा फैक्ट्री बन रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज़ लग रही हैं। हम जंगल में से पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं और वृक्ष नहीं बचेंगे। तो औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर हास्य हुआ है, अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। अब आप वृक्षों के फ़ायदे ही देख लीजिए। हमें सब्जी वृक्षों से मिलती है, हमें फल वृक्षों से मिलते हैं, हमें फूल वृक्षों से मिलते हैं, हमें छाया भी वृक्षों से मिलती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कितनी सारी जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं, हमारी दवाइयाँ होती हैं, वो हमें वृक्षों से मिलती हैं। जो वुड होती है उससे पेपर बनते हैं, फेविकॉल वृक्ष से बनता है। ऐसी क्या चीज़ है जो हमें वृक्ष से नहीं मिलती? और आप देखिए प्रकृति कितनी सुंदर है। अगर हम किसी गार्डन में भी जाते हैं तो हमें वहाँ पे कितना अच्छा फील होता है। तो अगर वृक्ष रहेंगे ही नहीं तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो हमें आज एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अगर वृक्षों को बचा नहीं सकते तो कम से कम 1 महीने में या 1 हफ्ते में 1 वृक्ष लगा तो ज़रूर सकते हैं। तो हमें हर महीने या हर हफ्ते 1 वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे हमारा भी हिस्सा हमारे समाज की ओर हम दे सकें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, खनिज संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए, जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि खनिजों का संरक्षण भी कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो खनिज होते हैं वो भी हमें
सीमित मात्रा में अलग अलग मिलते हैं, इसलिए जब भी हम खनिज खरीदें या उनका इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सोच विचार कर ही उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो दुर्लभ और कम मिलने वाले खनिज हैं अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो हम उन्हें कैसे ले पाएंगे। तो हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढना चाहिए और जो हैं उनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमारा आखिरी पॉइंट, जल का संरक्षण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जल तो हमारा जीवन है, जल के बिना तो जीवन है ही नहीं। तो हम कुछ देखते हैं। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जाता है। नहरों को पक्का करके तथा टिकेल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं जल तो हमारा जीवन है, तो हमें जल तो बचाना ही चाहिए। और क्योंकि हम लोग जल का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं और जहाँ पे हमें बहुत कम जल की आवश्यकता होती है वहाँ हम उससे डबल और ट्रिपल गुना 2 या 3 गुना जल ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो जल है वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि हम लोगों ने जल को कूड़ा फेंक कर कितना गंदा कर दिया है। और जो हमारी पवित्र नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, इनमें एक दिन में 25,000 टन जो गंदगी होती है, जो कूड़ा होता है, वो डाला जाता है। आपको शायद नहीं पता होगा बट 25,000 टन एक दिन में अगर हम गंदगी गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में और समुद्र हैं उनमें डालेंगे तो जो हमारे घर में जल साफ़ होकर आता है कहीं ना कहीं उसमें भी कीटाणु आएंगे। साथ ही साथ हमारी पवित्र नदियाँ भी गंदी हो जाएंगी और हमारा जल भी ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जल का जो संरक्षण है वो हम नहीं कर सकते, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक सब कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें जब जो छोटे बच्चे होते हैं वो ब्रश करते टाइम टैप ऑन करके रखते हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं उन चीज़ों को ध्यान रखना, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए छोटी छोटी बातों का, कि वो जब ब्रश करे या नहाए उस टाइम पे वो टैप को, टंकी को बंद कर दे, जिससे कि पानी का बचाव हो सकता है। हम घर में जब सफाई करते हैं तो हम पानी सीमित मात्रा में लें तो ही जल का बचाव हो सकता है। और अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग बच्चे और हम सब बाहर घूमने जाते हैं या फिर किसी पार्क या गार्डन में या कहीं भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पाइप होते हैं वो ऐसे पड़े रहते हैं, उनमें पानी जाता रहता है। और जो टंकियाँ होती हैं, जो प्याऊ होते हैं, उनकी टंकियाँ चलती रहती हैं, पानी बहता रहता है। तो अगर हम उन्हें बंद करें तो हम जल का संरक्षण भी करेंगे और साथ ही साथ हम समाज सेवक भी कहलाएंगे। तो जल का संरक्षण बहुत अति आवश्यक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर 1, पुल एक डैश संसाधन है। तो पुल एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि पुल हमें प्रकृति से नहीं मिला, वह मानव द्वारा निर्मित किया गया है, इसलिए पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। 2, डैश भूमि प्राकृतिक संसाधन है। तो कौन सी भूमि है जो प्राकृतिक संसाधन है? उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन डैश कहलाता है। अगर हम संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करें, सीमित मात्रा में ही प्रयोग करें और उनका संरक्षण करें, उनका बचाव करें और ऐसे यूज़ करें कि आज के साथ साथ आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका इस्तेमाल कर सके, तो उसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। अर्थात संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है कि आप लोगों को संसाधन अच्छे से समझ आया हो।